देखेंगे। हिंदी क्लास 12 हिंदी चैप्टर 7 देखेंगे। और इसमें यह एक एकांकी है जो कि बिहार के एक जिला पश्चिमी चंपारण पर लिखा गया है, जिसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन से स्टार्ट किया जाए तो अच्छा होगा। एक कहते हैं, मुझे ये नहीं पता कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, बट उस स्टोरी में ये नहीं लिखा होगा कि मैं हार मान गया। इसलिए किसी काम को कीजिए बट उसमें हार मत मानिए, उस काम को रेगुलर करते जाइए, एक दिन आपको जीत पक्की होगी। पब्लिक, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी चैप्टर 7 वो सादा नीरा के बारे में देखेंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी दो भागों में बांटा गया है, काव्य खंड और गद्य खंड, जिसमें हम लोग एक गद्य खंड में चैप्टर नंबर 7 हम लोग आज देखेंगे, वो सादा नीरा। सादा नीरा का मतलब होता है कि मतलब कोई नदी एक गंडक। सादा नीरा को गंडक नदी को मतलब प्रवाची शब्द लेखक लिखते हैं, मतलब ऐसा नदी जिसमें सालों भर पानी रहता हो, उसी को सादा नीरा लेखक बोलते हैं। पहले हम लोग जगदीश चंद्र माथुर के बारे में देखते हैं, लेखक परिचय, क्योंकि लेखक परिचय से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हम लोग समझते हैं लेखक परिचय। जगदीश चंद्र लेखक परिचय पहले हम लोग समझते हैं। लेखक परिचय। लेखक कौन है? लेखक के नाम जगदीश चंद्र माथुर। वो सादा नीरा एक एकांकी है। क्या है? एकांकी, जो कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछेगा क्वेश्चन। थोड़ा सा तबियत खराब है पब्लिक, एकांकी है। यह एक निबंध का अंश है। किसका अंश है? निबंध का। निबंध का क्वेश्चन आएगा कि ओ सादा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है। अगर ऑब्जेक्टिव में निबंध ना एकांकी हो तो एकांकी मारेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो ओ सादा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है। लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं तो इनका जन्म 1971 में शाहजहां यूपी में। कहा में? तो यूपी में। अगर मृत्यु की बात करें तो 1978 में। 1978 में। अगर इनका शिक्षा की बात करें, शिक्षा में एमए किए थे। एमए इंग्लिश से। और कहां से? इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद से। इन्होंने आईसीएस का परीक्षा भी दिए थे। किस चीज का परीक्षा? जिसमें पास भी किए। आईसीएस का एग्जाम पहले होता था पब्लिक, जिसमें मतलब उद्योग वगैरह, जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी था तो उसमें काम के लिए, तो ऐसा कुछ आईसीएस एग्जाम था जो पहले चलता था, तो उसमें उत्तीर्ण भी हुए थे। उसके बाद अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका गए प्रशिक्षण के लिए। उसके बाद बिहार लौटे और बिहार लौटे। उसके बाद इन्होंने और बिहार अमेरिका गए। उसके बाद बिहार लौटे। बिहार लौटने के बाद इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण किया। ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण किया। लिख देते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण किया। एक बात और समझे, इन्होंने वैशाली महोत्सव का आयोजन किया। वैशाली महोत्सव का भी आयोजन किया। क्वेश्चन आया है, वैशाली महोत्सव का आयोजन किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया। इन्होंने इनको अवार्ड भी मिला, जो कि अवार्ड है कालिदास अवार्ड और विद्या वारिधि अवार्ड। तो एक अवार्ड याद रखें, कालिदास अवार्ड।
कालिदास अवार्ड। इन्होंने बहुत सारा कृतियां भी लिखी जो कि हम आपको लिख देते हैं। यहाँ समझे हम लिख दिए हैं पब्लिक। क्या लिखे? लेखक परिचय के बारे में। लेखक कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म 1971 में, मृत्यु सॉरी जन्म पब्लिक अपोजिट लिखा गया, 1917 लिखने के चलते 1971 लिखा गया, 1917 में, 1917 में इनको मृत्यु कब हुआ? 1978 में। शिक्षा की बात करें तो एमए इंग्लिश किए, इलाहाबाद से आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण किए। ऑल इंडिया रेडियो AIR है, इसको समझिएगा, ऑल इंडिया रेडियो का भी प्रसारण किए और एक महोत्सव, वैशाली महोत्सव का भी आयोजन किया। इन्होंने अमेरिका गया, कहाँ गया? अमेरिका, अमेरिका गए थे। उसके बाद बिहार आए, कहाँ है? बिहार। उसके बाद ये सब काम किए थे, ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण किए, वैशाली महोत्सव का आयोजन किए। इनको अवार्ड भी मिला था कालिदास अवार्ड। इनके अगर बुक की बात करें, भोर के तारा, वो मेरे सपने, परमशिला, कैदी वैदी, ये सब था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है पब्लिक, यह जो पाठ है वो सादा निरा कहाँ से लिया गया है? तो बोलते छंद से। कहाँ से लिया गया है? बोलते छंद से लिया गया है। क्वेश्चन आएगा, वो सादा निरा कहाँ से लिया गया है? तो बोलते छंद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बोलते छंद से। ये बोलते छंद नाटक का संग्रह है। किसका संग्रह है? नाटक का संग्रह है। समझिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा क्या है तो एकांकी है। क्या है? तो एकांकी है। वो सादा निराद किस विधा के अंतर्गत आता है? तो निबंध के अंतर्गत आता है। इतना समझ गए? इतना समझ गए? तो यही था लेखक परिचय। लेखक परिचय। इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर के बारे में, चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो अब हम लोग चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पब्लिक समझे? सादा निरा, इसमें लेखक जगदीश चंद्र माथुर यात्रा पर जाते हैं। कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पश्चिमी चंपारण। लेखक लिखते हैं चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं पब्लिक। लेखक चैप्टर में लिखते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम कोने में चंपारण की भूमि पुरानी है और नवीन भी है। पुरानी भी है और नवीन भी है। कहते हैं कि वहां जंगल को कटने से बरसात में गंडक नदी के कारण बहुत बाढ़ आती है। बहुत बाढ़ आती है, क्योंकि वहां चंपारण में, कहा? पश्चिमी चंपारण में हम लोग किसका बात करें? पश्चिमी चंपारण में जंगल के कटने से, किसका? जंगल कटने से भीषण बाढ़ आता है। बाढ़ आता है। समझे? लेखक लिखते हैं, कहते हैं कि जंगल के कटने से वहां मिट्टी का कसाव कम हो गया, जिसके कारण बरसात में भीषण बाढ़ आता है। एक बार की तो बात है 1962 में। कब? 1962 में। पॉइंट बनाते चलिएगा पब्लिक। 1962 में वहां एकदम भीषण बाढ़ आया था, बहुत ज्यादा तबाही मच गया था 1962 में। बाढ़ आया था। कब आया था? 1962 में। लेखक बताते हैं कि ऐसा बाढ़ था मानो मानस में जो केकाई थी उसका क्रोध रूपी क्रोध रूपी, लिखते हैं लेखक कि मानो रामचरित मानस के केकाई के क्रोध रूपी नदी का बाढ़ को याद दिलाती है। किसका याद दिलाती है? नदी के बाढ़ जो आया था कि उसका तुलना किससे किया गया है? तो बाढ़ का तुलना किससे किया गया है? केकई से। किसे? केकई से किया गया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है पब्लिक, बाढ़ का तुलना किससे किया गया है? तो केकई से, कि लक्ष्मण से, कि राम से? तो केकई से। फिर आगे बताते हैं इसका इतिहास के बारे में। किसका? इतिहास के बारे में। समझे? पश्चिमी चंपारण में 1200 सदी में, ब्राह्मी सदी में, सॉरी ब्राह्मी सदी में, कौन सदी में? ब्राह्मी सदी में कर्नाट वंश का सम्राट था। किसका सम्राट था? तो कर्नाट वंश के सम्राट था। इसका प्रथम राजा न्यायदेव था। न्यायदेव था। उसके बाद समझे पब्लिक, 1325 में गियासुद्दीन तुगलक नाम का एक राजा, 1325 में, समझे? 1325 में वहां का राजा कौन था? पश्चिमी चंपारण के राजा कौन था? तो राजा हरिदेव सिंह था। राजा हरिदेव सिंह था। तो ये इसका सामना करना पड़ा 1325 में, गियासुद्दीन तुगलक
1300 समझे। ब्राह्मी सदी में वहां का साम्राज्य किसका था? कर्नाट वंश का। उसका प्रथम राजा न्यायदेव। 1325 की जब बात आती है तो वहां का राजा हरिदेव जी था, तो उसका सामना करना पड़ा किसके साथ? गयासुद्दीन तुगलक के साथ। गयासुद्दीन तुगलक के साथ समझे। हरिदेव सिंह के जो सेना थे सभी जंगल में छुपे हुए थे। कहाँ छुपे हुए थे? जंगल में छुपे हुए थे। जब गयासुद्दीन तुगलक के जब सेना आया तो पूरा जंगल को ही काट गिराया। और गयासुद्दीन तुगलक जो सॉरी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की तलवार जो था ना, एक विशाल बिटक को मतलब आघात पहुंचाया था। क्वेश्चन आएगा तुगलक की तलवार किसे आघात पहुंचाया था? तो विशाल बिटक को। विशाल बिटक को। तो इसके गयासुद्दीन तुगलक के सेना जो हरिदेव सिंह का सेना जो जंगल में छिपे हुए थे तो पूरा जंगल को काट गए और हरिदेव सिंह की सेना को पराजित किया और हरिदेव सिंह नेपाल चला गया। कहाँ चला गया? नेपाल। कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। नेपाल चला गया। जंगल उसी समय से, उस समय तो बहुत सारा जंगल काटे ही, उसी समय से जंगल का काटना भी वहां प्रारंभ हो चुका था, जिसके कारण वहां बरसात में भीषण बाढ़ भी आता है। क्योंकि जब जंगल में क्वेश्चन है मतलब पश्चिमी चंपारण में भीषण बाढ़ आने का कारण क्या था, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो लिखेंगे। क्योंकि जंगल को काटने से मिट्टी की शौक कम होती हो गई, जिसके कारण बरसात में जब गंडक नदी में बाढ़ आती है इसी के कारण वहां पानी आती है, तो इसी के कारण वहां बाढ़ आती है। तो ये था इसका इतिहास। इससे भी कोई क्वेश्चन है हम आगे बताएंगे तो ये लिखना होगा। इसका क्या हम पढ़े? ब्राह्मी सदी में वहां कर्नाट वंश का सम्राट था, उसका प्रथम राजा न्यायदेव सिंह था। 1325 ईस्वी में कर्नाट वंश का राजा कौन था? हरिदेव सिंह। इसका सामना किसका करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक के साथ, जो कि ये हार गया और नेपाल चला गया। कहाँ चला गया? नेपाल। लेखक इतिहास बताते हैं, इतिहास बताते हैं। उसके बाद लेखक जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। जनजातियां, जनजातियां के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? जनजातियां के बारे में। पहले जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। जनजातियां के बारे में चर्चा करते हैं। लिखते हैं लेखक थारू। पहला किसका? थारू। दूसरा धांगर, धांगर। तीसरा भुइया, भुइया जो कि गया जिला से गया। पब्लिक बताएंगे आगे। भुइया, इसका ही मुसहर भी बोलते हैं। एक जनजाति और था लोहार, लोहार। समझे? क्वेश्चन आया है पब्लिक, क्वेश्चन बुक के पीछे है कि लेखक जनजातियों के बारे में क्या लिखे हैं और मतलब इसके काला के बारे में बताए। तो समझे ये थारू है। थारू एक जनजाति है जो कि अपने आप को जनजाति नहीं मानता है, जनजाति नहीं मानता है। लेखक बताए हैं कि थारू शब्द राजस्थान के थार से, राजस्थान के थार से लिया गया। कहां से? तो राजस्थान के थार से लिया, जो कि अपने आप को जनजाति नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में इतना लिख दीजिएगा चलेगा। धागर, धागर जो है, धांगर, धांगर एक जनजाति है जो कि बिहार के छोटा नागपुर, कहा? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर से मतलब इनको, छोटा नागपुर से इनको नील के सिलसिले में, किसका सिलसिले में? नील के सिलसिले में पश्चिमी चंपारण में लाया गया था। कहां से? छोटा नागपुर से। कितवीं सदी में? तो 18वीं सदी में। ऑब्जेक्टिव बनेगा पब्लिक। धांगर, एक बात और समझे धांगर से। धांगर, इसको उराव भाषा में, कौन सा भाषा में? उराव, उराव भाषा में इसे भाड़े का मजदूर कहते हैं। किसका? भाड़े का मजदूर, भाड़े का मजदूर कहते हैं। भांगर के बारे में समझे। कहां से ले जाया गया? तो छोटा नागपुर से। कौन सा सिलसिले में? तो नील के सिलसिले में। कितवीं सदी में? 18वीं सदी में ले जाया गया। उराव भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो भाड़े का मजदूर कहते हैं। भुइया समझे, भुइया जनजाति के बारे में। ये जनजाति में मुसहर के वर्ग, मुसहर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसका? मुसहर, मुसहर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो कि गया जिला से इन्हें नील के सिलसिले में इनको भी ले जाया गया था। कहां से? तो गया जिला से, गया जिला से। याद रखेंगे पब्लिक, ऑब्जेक्टिव में आएगा। किस बार के अंतर्गत आते हैं? तो भुइया मुसहर बार के अंतर्गत आते हैं। किसका अंग है? तो मुसहर के। कहां से ले जाया गया? गया जिला से। किसके सिलसिले में? ये भी नीले के सिलसिला में इनको ले जाया गया। समझे? लोहार, लोहार, लोहार के बारे में बता दे पब्लिक। तो मतलब ये भी जनजाति है। और इसके कला की बात करें तो मतलब ये लोग जो धान मतलब रखते थे, जिस धान की एक टोकरी होता था जो कि बहुत अच्छे से मतलब सीख से बनाते थे। धान की टोकरी सीख से बनाते थे और उसे मतलब बहुत अच्छा से रंग बिरंग से मतलब बहुत सारा रंग से कलर करते थे और उसमें धान वगैरह रखते थे। इसमें लेखक लिखे हैं कि जब उस समय ऐसे जनजाति थे जो मतलब नए बधु आते थे घर में, नए नव बधु आते थे
तो मतलब जब खेत पर खाना ले जाने के लिए नए वधु अपने शरीर पर एक मतलब कुछ वैसा पीढ़ा करके जो बनाया जाता है पब्लिक, वैसा रख कर उस पर खाना रख कर चलते थे, तो सब लोग जान जाते थे कि ये नए वधु है, और अपने पति के लिए खेत पर खाना लेके जाती थी, जो कि लेखक चर्चा किए, पढ़िएगा किताब तो और अच्छा से आप लोग की जानकारियां होगी। और बताए हैं कि शाम के समय में नृत्य भी किया करते थे, अलग अलग सर्कस भी किया करते थे, कोई मतलब बहुत सारा सर्कस अलग अलग रूपों में नृत्य भी किया करते थे। तो इतना समझे, पहला समझे पब्लिक, क्या हम लोग समझे, क्या समझे? तो जंगल काटने से वहां बाढ़ आया, जंगल कब से काटना आरंभ हुआ, जब गयासुद्दीन तुगलक मतलब जंगल को काटकर इसके सैनिक को हराया थे, कहाँ भाग गया था, तो नेपाल भाग गया था। हम लोग इस जनजातियों के बारे में समझे, आप समझे। और इसके बाद 3 काठिया प्रणाली तो आप लोग समझते ही होंगे, क्या तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील खेती करना बहुत जरूरी था अंग्रेज के टाइम में, तो ये हम लोग तो समझ चुके थे। इसे पब्लिक हम मिटाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा समझे नील की खेती के बारे में। पश्चिमी चंपारण में नील का जो मतलब अंग्रेज था, जो सबसे टैक्स वगैरह लेता था, उसको एमन नाम था, बहुत खतरा इंसान था एमन। नील के सरदार कहे, सरदार, नील के सरदार कहा में, तो पश्चिमी चंपारण में, चंपारण में कौन था, तो एमन, ए मन, एमन साहब था। साहब तो लगाना जरूरी नहीं है, बहुत खतरा इंसान था। एमन, एमन साहब था, जो कि इतना ही मतलब अपने आप को मतलब बहुत अच्छी समझता था। पब्लिक समझे कि क्या करता था, इसको जो मतलब टैक्स वगैरह जिससे किसानों से लेते थे, तो ये अपना मनमानी करता था, उसके झोपड़ियों को जला देना, उसे जेल में भिजवा देना बिना मतलब के, ये सब कॉमन बात था इसके लिए, एमन के लिए, एमन साहब के लिए ये सब कॉमन बात था। और पब्लिक समझे एमन के बारे में, तो समझेंगे कि मतलब जो एमन था, जो मतलब किसी से किसी को अगर शादी हो रही है, तो उसको उसके लिए इसे नजराना पठाना जरूरी है। अगर मानो एक हाथी खरीद रहा हो, तो उसके लिए वो मतलब अपने रैयत तो मतलब किसान लोग से, जहाँ मतलब ये जहाँ का सरदार था, तो वहाँ के लोगों से कुछ पैसा वसूली करना जरूरी था। अगर इसको तबीयत खराब हो, तो इसको इलाज के लिए कुछ पैसा या कुछ मतलब वैसा सामान देना जरूरी था, जिससे इसका इलाज हो। ये सब बहुत आपने मनमानी करता था पब्लिक। तो ए एमन साहब था, इसका बारे में हम लोग समझे, एमन साहब के बारे में। आगे समझते हैं, आगे आगे बात करें, तो अब गांधी जी का एंट्री होता है, गांधी जी का एंट्री होता है कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ, एक क्वेश्चन आता है पब्लिक कि मतलब एक कोई क्वेश्चन आता है कि मतलब गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर की बात करें, तो मतलब लिखा गया है बुक में कि दक्षिण बिहार में बागी विचार का अवसर चंपारण में देर से पहुंचा। दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार में बागी विचार का असर बहुत देर से पहुंचा, इसलिए 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 गंगा पर पुल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। आप लोग देख लेंगे, आगे हम लोग समझते हैं गांधी जी का एंट्री होता है, गांधी जी का एंट्री होता है कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। समझे, लेखक तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, ये सब देख देख के लिखते हैं अपने डायरी में और बताते जाते हैं। तो वही हम बता रहे हैं आपको पब्लिक, बताते हैं लेखक कि जब मैं तीर्थ यात्रा पर वहां पहुंचा था, पश्चिमी चंपारण में 1962 में शायद, चंपारण में जाते हैं, तो तो जहां गांधी जी अभियान चलाए थे, पश्चिमी चंपारण में गांधी जी अभियान चलाए थे, वहीं पहुंचते हैं। तो वहां इनको बहुत सारा मतलब लोगों से मिलते हैं, जो कि गांधी जी के साथ काम किए थे, उस आंदोलन में, उस अभियान में काम किए थे, जो कि हम पब्लिक लिखते हैं। रामदयाल सिंह, हरबंस सहाय और रामनवमी। पब्लिक वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम आगे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।